हेलो बच्चों, मैं अमरेश फिर आज आपके सामने सिंपल पेपर 1 का साइंस का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे उपस्थित हूँ। अब आप देखिएगा कर रहा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, है ना। किसी भी प्लांट का जो हाइट होता है रेगुलेट होता है। रेगुलेट किससे होता है? उसके हार्मोन्स के कारण। हार्मोन्स है तो हार्मोन्स क्या है? उसके एंजाइम से चलेगा। तो अब देखते हैं डीएनए विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ हार्मोन। डीएनए का पार्ट होता है जीन्स, है ना, और जीन्स जो होता है वो रेगुलेट करता है, कोड देता है एंजाइम सेक्रेट करने का और हार्मोन्स करता है। यानी जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन्स डायरेक्टली नहीं, यह एंजाइम पहले सेक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ध्यान देना है कि हम लोग जैसे अगर प्लांट है तो वो उसका डीएनए प्लांट में ही जाएगा, वो ये निश्चित करता है कि ये प्लांट ही होगा। बट उसके अंदर जो डीएनए का ही एक सेक्शन होता है जीन, है ना, उसी का एक सेक्शन होता है। तो जीन ये डिटरमाइन करता है कि ये प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा, है ना। ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। द हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय द ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन, है ना। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिन हो गया, प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, उसके बाद एब्सिसिक हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, है ना, साइटोकाइनिन हो गया, है ना, साइटोकाइनिन। तो ये तीन जो है 1 2 3 ये ग्रोथ के लिए है। जैसे ऑक्सिन्स है, ऑक्सिन्स का क्या काम है, थोड़ा सा एक लाइन इसको समझ लेते हैं। जैसे प्लांट हो गया, है ना, नीचे रूट है इसका, ऊपर सूट है। तो यह दो तरीका का होता है। एक तो हो गया कि यह ऊपर की ओर लाइट की तरफ बढ़ रहा है और नीचे जमीन के अंदर ये इसके ग्रोथ को, जड़ के ग्रोथ को रोकता है, रूट के ग्रोथ को रोकता है और इसको स्टेम के ग्रोथ को बढ़ाता है। कौन? ऑक्सिन्स बढ़ाता है। जिब्रेलिन्स क्या हो जाएगा? इसके वृद्धि में सहायक है, इसके फ्रूट्स में सहायक है ना। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, इसके फल को बढ़ने में मदद करता है। तो इस तरह हम लोग 4 हार्मोन्स है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। उससे भी रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? ए स्पोर्ट्समैन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज, है ना। कह रहा है कि जो एक स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको गैप मिल गया है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, बीच में रुका हुआ है, अब फिर स्टार्ट करता है, सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सेशन, है ना। तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज कर रहा है और कुछ दिन के बाद एक्सरसाइज शुरू करता है तो वो उसमें क्रैम्प आएगा, उसके मसल्स में दर्द हो जाएगा, है ना। तो दर्द होगा तो किसके कारण होता है? लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट नहीं होगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, है ना। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो इथेनॉल बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ये हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना है कि जब भी जो ग्लूकोज टूटता है ना, ध्यान रखना है हम लोग को, ग्लूकोज ऐसा ही कंस्ट्रक्शन आपके बुक में भी दिया हुआ है ना, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन। तो देखिए ये पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब नहीं होगा तो किस में होता है? ईस्ट में होता है, ऐसा, है ना। तो ईस्ट में क्या हो जाएगा भाई? तो इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, और एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हो जाएगा, ये ग्लूकोज टूट रहा है। दूसरा एब्सेंस हो गया ऑक्सीजन का, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग इसको देख रहे हैं अभी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कह रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कहाँ होता है? मसल सेल में, मसल सेल्स में होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उस जगह लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। तो लैक्टिक एसिड है, एसिड अब प्लस एनर्जी बन रहा है इस जगह, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, तो यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड होता है ना। उसके बाद तीसरा हो जाता है जहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कहाँ होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, डायरेक्ट
फॉर्मूला लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर क्रैम्प है मसल सेल में तो वहाँ ऑक्सीजन का कमी होता है, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना, और वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है, तो यही कारण है ये दर्द होने का कारण। 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर में बच्चों क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर इट्स फॉर्म्ड। एक सेकेंड, बुक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों हमको वही ध्यान था कि इसमें कॉन्वेक्स मिरर है, नॉट ए कॉनकेव मिरर, इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज फॉर्म्ड इज। ध्यान रखना है बच्चों, एकदम से याद रख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर में हाँ, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, मिरर के पीछे होगा। और अब देखिए ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। अब देखिए दो ही कंडीशन है, या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाए, है ना, या एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो। दो ही कंडीशन होता है, एक ये हो गया और दूसरा एट इन्फिनिटी अनंत से सन वगैरह का इमेज अगर बन रहा हो, एट इन्फिनिटी मैं लिख देता हूँ, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पर हो तो इसका इमेज, अगर ध्यान रखना है अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच हो तो इसका इमेज जो बनेगा ना हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, है ना, बीच में कहीं भी यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बनेगा, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, इसके मिरर पोल से दूरी इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं रखिएगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच होना चाहिए, बस ये बात रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा सो ऐसा होगा, है ना, इसी लास्ट से वापस भी आ जाएगा जो फोकस से जा रहा है। अब ध्यान रखिए, तो कट रहा है इस जगह कटा ना, तो यहाँ जो कट रहा है देख लो, इस जगह कट रहा है, तो ये ध्यान रखना है इस जगह कटा, है ना, तो जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वहीं इमेज बन रहा है। तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वाले में इसको बात को ध्यान रखना है कि इमेज जो होगा डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, है ना, वर्चुअल होगा हमेशा, है ना, वर्चुअल होगा, छोटा हो जाएगा, है ना, और इरेक्ट इमेज बनेगा, ध्यान रखना है। और दो ही पोजीशन है, या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच होगा या एट इन्फिनिटी होगा, तो उन दोनों कंडीशनों में, है ना, इमेज या तो फोकस और पोल के बीच में बन जाएगा, या अगर इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनेगा, और नहीं अगर दोनों के बीच में होगा तो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। तो मात्र ये दो कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो इसके सामने रखा हुआ है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। तो इन्फिनिटी सामने रखा हुआ है, इसके सामने रखा हुआ है, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। अगर एट इन्फिनिटी होता तो बता देता कि एट इन्फिनिटी है। एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज क्या हो जाएगा, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू, ये तो संभव ही नहीं है जब यहाँ है और ये इसका निश्चित है कि फोकस और पोल के, आप यहाँ भी रख लीजिए फिर भी बीच में ही बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, कहीं भी रखिए। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इक्वल तो लेंथ होगा नहीं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। चलिए, एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, अब कह रहा है कि इसका दुगुना होगा, ऐसा कोई रूल भी, ये भी गलत। हाफ, ये भी गलत, दूरी से कोई मतलब ही नहीं है। बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर यह कह रहा है पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो ये वैरी कर रहा है, अगर इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनेगा, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो फोकस और पोल के बीच बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो बच्चों हम लोगों ने 13 तक की, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। कह रहा है व्हेन लाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच deflect the rays of light in all possible direction. This is due to, अच्छा ध्यान रखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि when light enters atmosphere it strikes on extremely fine particles. जब सन रे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट करता है तो उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत पतला छोटा छोटा कण है जो आंख से दिखाई भी नहीं देता है नेकड आई से। तो कह रहा व्हेन लाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना, यानी लाइट टकरा रहा है और सभी डायरेक्शन में जा रहा है, इससे रे निकल के सभी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है ना, सभी डायरेक्शन में बढ़ गया, रे ऑफ लाइट सभी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। उस कंडीशन में कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू, यह इस कारण से होता है। क्या कारण भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्शन का तो हम लोग ऐसे जानते हैं, एक इंसिडेंट रे होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होता है, यहाँ तो ऑल डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है कि रे ऑफ लाइट का, है ना, रिफ्रैक्शन होता है, वह मान लिया कि इसका यह अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ता है ना, इल्यूजन होता है, ऐसा जा रहा है, जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन यह अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। जैसे सन का सनसेट से सनसेट के पहले तक दिखाई देना और सनराइज के पहले हमको दिखाई देना सन का, यह कारण है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हो सकता है, स्कैटर कर रहा है लाइट ऑल डायरेक्शन में। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से होकर निकलता है जब रे ऑफ लाइट, है ना, और 7 पार्ट में स्पेक्ट्रम जब बनता है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाता है, सन लाइट का 7 कलर में तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। तो इस कारण से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, है ना। कह रहा है कि ध्यान रखना, कोई यूनेप का एक प्रोग्राम आया था जिसके कारण to prevent the depletion of y, x and y respectively referred here are, x और y क्या है ये समझना है। तो ये बच्चों ध्यान रख लेना है, क्या है कि 1987 में यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सभी कंट्री को, जो उसका मेंबर्स कंट्री था, उस कंट्री को यह आदेश दिया गया, है ना, उसमें एग्रीमेंट हुआ कि हम लोगों को प्रोडक्शन ऑफ एक्स, है ना, फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, यह एक्स नाम का जो एलिमेंट है उसको रोकना है हम लोग को, है ना। टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई, किसके डिप्लीशन के लिए? वाई के लिए। तो ध्यान रखना है बच्चों, सीएफसी के प्रोडक्शन से, है ना, O3 का, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है ना। सीएफसी पाया कहाँ जाता है? तो फ्रिज के अंदर जो पाइप होता है उसके अंदर पाया जाता है। आजकल सेंट का यूज होता है, वो क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। तो फॉग के जो भी इस अंदर से स्प्रे करके, प्रेशर डाल करके सेंट को बाहर पकड़ रहा है, कोई भी गैस को बाहर की फेंक रहा है, अंदर से जो प्रेशर डाल रहा है वो सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नहीं होता है। तो जो भी प्रेशर डालने वाला, हेयर स्प्रे हो गया, सेंट हो गया, डीओ हो गया, जिससे स्प्रे होता है, या फ्रिज में पीछे पीछे जो ट्यूब बना होता है फ्रिज के अंदर, उसमें भी सीएफसी का यूज किया जाता है। तो कहा था कि इसको हम लोग को रोकना है, तो सीएफ प्रिवेंट करना है डिप्लीशन ऑफ किसको? वाई को, है ना, यानी O3 के डिप्लीशन को। ये इससे जाकर रिएक्शन करता है, O2 बना देता है, ये टूट जाता है ना। तो इस कारण से, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर भाई? तो सबसे पहले CFC हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ओजोन। तो देखो ओजोन CFC नहीं, पहले एक्स के जा पर, ये ध्यान रखना है चीज का, ये एक्स क्या है? तो टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, तो किसके प्रोडक्शन को रोकना है? CFC के प्रोडक्शन को रोकना है। पहले ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, है ना, जो बायोडिग्रेड, जो डिकम्पोज होने वाला सब्सटेंस है, वेस्टेज है ना, वह किस चीज को फॉलो करता है ना। ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस से टूटता है, ये बात तो सही है ना। रिमेन इनर्ट, है ना, इनर्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम स्थिर रह जाता है, कोई उसमें अगर हम कुछ दे, जैसे घर से कुछ कचरा फेंक दे रहे हैं, रोटी फेंक दे रहे हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है रिमेन इनर्ट, तो ये नहीं होगा।
परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, कहता है कि लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा। जो डिकम्पोजेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मे हार्म द इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम में तो आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड, इकोसिस्टम को डैमेज क्या पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, ये करेगा ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजर तोड़ देता है ना, जैसे रोटी है तो सड़ता कैसे, ऑक्सीजन मिल रहा है, बैक्टीरिया उस पर आ गया, उसको डिकम्पोज कर दिया, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं 17 to 20 क्वेश्चन है जो एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आसान क्वेश्चन होगा, छोड़ना नहीं, ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही होगा जब ये ऑप्शन है, इसमें से चुनना होगा। 4 क्वेश्चन आएगा 17 से 20 तक का, उसमें से चुनना है हम लोगों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बोथ ए एंड आर इज द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, दोनों सही होगा लेकिन रीजन जो होगा सो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन समझ गए हम लोग, चारों ऑप्शन क्या है। पहला 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बच्चों कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, और रीजन कह रहा है एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर गलत है ना। आयरन का के साथ जब भी O2 मिलता है, जब भी ऑक्सीजन मिलेगा तो एक्सोथर्मिक बनेगा, है ना, रिएक्शन बनेगा, तो हमारा ये गलत हो गया, है ना, और रीजन हमारा ये सही है ना, क्योंकि ये स्लो होता है, जंग लग रहा है तो हमको आयरन में जब जंग लग रहा है तो पता तो चल नहीं पाता है, क्यों, इसका हीट पता नहीं चल पाता, इसीलिए कहा कि बेयरली एविडेंट है ना, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन बच्चों मैंने मिटा दिया है, जगह नहीं था इस कारण से, ऑप्शन में समझा दे। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी कहता है, ऑप्शन बी कहता है कि ए और आर दोनों सही है बट आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कहता है कि ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, और डी कहता है कि ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, है ना। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें ऑप्शन में यही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल मोड, है ना। ये बच्चों एकदम से कंप्लीट बात है, ध्यान रखिएगा कि हम लोग जानते हैं सेक्सुअल में क्या हो जाता है कि 2 जीन आते हैं, है ना, सेक्सुअल में एक मेल से एक फीमेल से 2 जीन का फॉर्मेशन होता है, 2 जीन आपस में मिलकर के जायगोट बनाते हैं, तो कह रहा है सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसमें 2 जीन का क्वालिटी आता है जिससे इनका सर्वाइवल बढ़ जाता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि एक ही जीन प्रोपैगेट करता रहता है, तो इससे इनका सर्वाइवल कमजोर होता है और इनका सर्वाइवल मजबूत होता है। किसमें, सेक्सुअल वाले में, सेक्सुअल मेल और फीमेल होते हैं, इसमें प्लांट से सिंगल आते हैं, तो इस कारण से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड, है ना, तो एक्सेक्सुअल मोड वाले से तो ये तो ए सही हो गया। रीजन आर का वेरिएशन प्रोवाइड, है ना, एडवांटेज टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल्स, है ना, तो वेरिएशंस है ना, इसका वेरिएशंस हो गया तो वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेज, तो ये सही है, यानी ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर में आते हैं। एसर्शन क्या करा है, द कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कंपास लेके जा रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इंक्रीज, ये तो गलत हो जाएगा। अगर इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, है ना। वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन अधिक दिखाएगा, है ना। अगर कम करेंगे, करंट को प्रोड्यूस करेंगे, कम करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन कम दिखाएगा, तो इस कारण से हमारा ये गलत हो गया। ये रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड
एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज द करंट, ये सही है। यानी ए गलत है, आर सही है, यानी यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ये बी क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो जो डिकम्पोज होने वाला सब्सटेंस है वो। अच्छा, इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। इट इज ड्यू टू, ध्यान रखना है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसमें बच्चों ध्यान देना है एक चीज पर, 19 नंबर क्वेश्चन में इसका ऑप्शन में कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना, डी ऑप्शन में। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है इसका। और 20 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द प्रोसेस, ये तो सही हो जाएगा, ए सही है ना, और ये गलत है ना, तो ये इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। क्यों? इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है नहीं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तो इसीलिए हमारा सी हो जाएगा, यानी आर इसका जो हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बच्चों, तो हम लोगों ने बच्चों आज 20 क्वेश्चन किया टोटल। अब नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर 2 का फिर 20 क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, धन्यवाद।